हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम आधुनिक हिंदी साहित्य, विशेष रूप से गद्य और पद्य, उनके रूप स्वरूप, विधाओं पर, प्रवृत्तियों पर, वैशिष्ट्य पर चर्चा कर रहे हैं। आज का केंद्रीय विषय है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम। हम जानते हैं कि धीरे धीरे भारतीय समाज में नारी का भी आधुनिकीकरण, विशेष रूप से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन है, जो नवीनता है, वो दिखाई दे रही है। यूँ भारत देश में नारी का स्थान सदा स्तुत्य रहा, वंदनीय रहा और उसकी भूमिका अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय रही। ज्ञान विज्ञान में भी, शास्त्र में भी, सृजन में भी और परिवार के संगठन को संरचित करने, संयोजित करने के क्षेत्र में भी, चाहे खेलों की दुनिया हो, चाहे कृषि समुदाय से जुड़े हुए पक्ष हों, भारतीय नारी ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, शास्त्रार्थ के क्षेत्र में, सभी में नारी की भूमिका बड़ी उल्लेखनीय रही है। आधुनिक युग तक आते आते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भारतीय नारी भी पर्दा प्रथा से बाहर निकलकर, चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करते हुए अनेक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए प्रस्तुत होते हुए हमारे सामने उपस्थित होती है। चाहे विमान चालन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा जगत का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो और तमाम दूसरे वो महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ पुरुष की भूमिका, यहाँ तक कि रक्षा के क्षेत्र में भी नारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हिंदी कथा साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक युग के प्रारंभ से जो उपन्यास, कहानियाँ लिखे जाने लगे, भारतेंदु युग में, फिर द्विवेदी युग में, फिर छायावाद में, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रेमचंद युग विशेष रूप से कथा साहित्य की दृष्टि से, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये जो दौर है, ये जो क्षेत्र है, वो कथा साहित्य के क्षेत्र में भी प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य, फिर स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, फिर छठे दशक, सातवें दशक, आठवें दशक और फिर 21वीं शताब्दी के कथा साहित्य, इन सबको यदि क्रमशः विकास की दृष्टि से देखें तो नारी का स्वरूप बदल रहा है, आचरण बदल रहा है, दायित्व बदल रहे हैं और उन दायित्वों का, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए नारी कैसे निरंतर आगे बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर भारतीय नारियों ने अपनी मेधा का, अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का परचम लहराया है। वित्त वाणिज्य या बैंक बीमा का क्षेत्र हो या तमाम आधुनिक संदर्भों की चर्चा हो, मीडिया हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रौद्योगिकी की बात हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय नारी सशक्त ना हुई हो। तो नारी के सशक्तिकरण के बहुत से आयाम हैं। वह जो कल थी उससे कहीं बेहतर आज है और जो आज है उससे कहीं बेहतर वह आने वाले कल में निर्मित होगी, तैयार होगी। यही हमारा राष्ट्रीय संकल्प भी है, व्यवस्था का भी
और समाज से जुड़े हुए चिंतकों विचारकों का भी। समाज में चारों तरफ नारी सशक्तिकरण की अब चर्चा होने लगी है। भारतीय नारी अब वह केवल पूज्य और वंदनीय नहीं रही, वह सभी क्षेत्रों में रचनात्मक भूमिका निभाते हुए अग्रसर होने वाली नारी बन गई है। अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में अब भारतीय नारी का सशक्त होता हुआ रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। यह एक संकल्प है, इच्छा शक्ति है कि नारी की जो दमित, शोषित और पतित स्थिति है उसमें सुधार हो। तुलसीदास ने जो बात कही थी, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। तो अब नारी, भारतीय नारी पराधीन काफी हद तक नहीं है, आत्मनिर्भर है, अपने पांवों पर खड़ी हो गई है, व्यवसाय भी कर रही है और रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में भी रचनात्मक अवदान भारतीय नारी का दिखाई दे रहा है। वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनकर पुरुष के समान अपनी अस्मिता को पहचानने वाली बन गई है। उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई है। उसमें शिक्षा का प्रसार और परंपरागत मूल्यों की रक्षा करते हुए आधुनिकता, वह जो त्याज्य मूल्य हैं उनके विरुद्ध संघर्ष, ये सब भी अब दिखाई देने लगा है। साहित्य भी नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी कथाकारों की बात करें, चाहे भारतेंदु युग के कथाकार हों, द्विवेदी युग के कथाकार हों या छायावाद के कथाकार हों, निराला या प्रसाद हों, महादेवी के साहित्य में नारी का सशक्तिकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आज़ादी के बाद का प्रेमचंद के कथा साहित्य में तो प्रचुर मात्रा में नारी सशक्तिकरण की परिकल्पना है, जिसको वो बार बार उद्घाटित भी करते हैं। और प्रेमचंद के बाद के कथा साहित्य में क्रमशः सशक्तिकरण के नए आयाम उद्घाटित हो रहे हैं। साहित्य में नारी जीवन के बहुत से छुए अनछुए पहलुओं को अब उठाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। इसमें उसके जीवन के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और यहाँ तक के मनोवैज्ञानिक आदि तमाम क्षेत्रों की समस्याओं को विचारार्थ प्रकट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। उनके निवारण के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए, निवारण के लिए चिंता की जा रही है और बहुत से नए नए आयाम या मार्ग भी प्रशस्त किए जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि चाहे वो व्यायाम का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, उद्योग और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, जहां मस्तिष्क की रचनात्मकता की भूमिका की बात हो, उस सब क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं स्त्रियों के सामने, नारियों के सामने, उनके निवारण के समाधानों की चिंता भी की जा रही है। पितृसत्तात्मक समाज तथा पितृसत्तात्मक मूल्यों का स्त्री के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन भी किया जा रहा है। नारी सदा से साहित्य के केंद्र में रही है। हम प्राचीन काल में, संस्कृत काल में, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में, आधुनिक काल में हम देखें, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐसा भी कहा गया। तो नारी सदा से साहित्य के केंद्र में रही। कवियों और गद्यकारों ने चाहे सौंदर्य की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से, मातृत्व की दृष्टि से, कर्तव्य परायणता की दृष्टि से, परिवार संयोजन की दृष्टि से, तमाम क्षेत्रों में नारी को साहित्यकारों ने साहित्य के केंद्र में रखा है। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप
साहित्य में उसकी स्थिति बदलती रही है। जैसे जैसे समाज बदला, सांस्कृतिक स्थितियां बदली, परिवेश बदला, माहौल बदला, तो नारी का स्वरूप भी, उसकी गतिविधियां भी, उसके कार्य भी बदलते रहे। उसका वर्णन कहीं देवी के रूप में, कहीं रमणी के रूप में, कहीं दासी के रूप में, कहीं एक पदार्थ या वस्तु के रूप में, कहीं वो भोग्या के रूप में, भोग्या वसुंधरा, कहीं वो पुरुष के सम्मान के प्रतीक के रूप में, और कहीं वो बलात्कृता के रूप में, न जाने कितने रूपों में, अपहरण करने की वस्तु के रूप में उसे देखा जाता रहा है, वर्णित किया जाता रहा है। किंतु जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला, सोच बदली, परिवेश बदला, तो समाज ने भी करवट ली। तब विश्व के अनेक देशों में पुनर्जागरण ने दस्तक दी, जिसे रेनेसां भी कहा गया। उस पुनर्जागरण का आगमन भारत में भी हुआ। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में इसी रेनेसां की या पुनर्जागरण की, जागरण और पुनर्जागरण, इसकी चर्चा की जाती रही है। 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण के आने का परिणाम यह हुआ कि राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहराम जी मलवारी, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत से समाज सुधारकों ने नारी जीवन की विविध समस्याओं के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट किया, उस पर केंद्रित किया, और नारी को मुक्ति दिलाने का प्रयास सामूहिक रूप से मिलजुल कर अखिल भारतीय स्तर पर किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक कानून बने, जिसका प्रभाव नारियों पर पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में नारियां बढ़ चढ़कर भाग लेने लगीं। राजनीतिक आह्वान नारी के व्यक्तिगत और उसके व्यक्तित्व विकास के लिए एक युगांतरकारी घटना के रूप में सामने आया। यानी राजनीति में भी आह्वान किया गया कि नारी के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जब कूद पड़े, तो बाद में नारियों की स्थिति में और भी सकारात्मक परिवर्तन आए, जब वे अपने अस्तित्व की सारगर्भितता को पहचानने लगीं। यानी नारियों ने भी आज़ादी के इस आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित की, और उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नारी जागृति की जो लहर आई थी, उसे दूसरे दशक में एनी बेसेंट, मार्गारेट काजिन्स, सरोजनी नायडू, ऐसी बहुत सी नेत्रियाँ, बहुत सी मार्ग प्रशस्त करने वाली, नेतृत्व देने वाली जो हस्तियाँ थीं, उन्होंने इस आंदोलन को, इस संग्राम को बल दिया। नारी संगठन बनने लगे, और जब भारत को आज़ादी मिली, तब नारी सशक्तिकरण के लिए संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंध भी निश्चित हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जब संविधान का निर्माण हुआ, उनकी पूरी टीम के द्वारा, तो फिर नारी सशक्तिकरण के बहुत से भावी भविष्य के आयामों को उसमें उपबंधों में बांधा गया। समाज में नारी की स्थिति बदलने से साहित्य में भी नारी का परिवर्तित रूप दिखाई देने लगा। पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण साहित्यकारों ने कविता के साथ साथ साहित्य की आधुनिक विविध गद्य विधाओं में भी नारी के नवीन रूप को अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। हिंदी कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया, क्योंकि कथा साहित्य घटनाक्रम का दृष्टा और संग्राहक ही नहीं होता, वरन जीवन की व्याख्या को भी लेखन में भर देता है। वास्तव में साहित्य को, चाहे वो कविता हो या गद्य की विधाएं हो, उसे समाज के दर्पण के रूप में देखा भी जाता है। ये अलग बात है कि समाज की विद्रूपताओं का परिष्कार करते हुए साहित्य और साहित्यकार उसे साहित्य की वस्तु बनाता है। वो यथावत समाज का दर्पण नहीं बनता, लेकिन उन त्रुटियों, कमियों, विद्रूपताओं का प्रक्षालन करते हुए, उनसे
मुक्ति पाते हुए वो मार्ग प्रशस्त करता चलता है। तो जीवन की एक नई व्याख्या, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, चाहे वो चरित्र के माध्यम से हो, पात्रों के माध्यम से हो, घटनाओं के माध्यम से हो, घटनाक्रमों के माध्यम से हो, उन सब को ध्यान में रखकर साहित्यकार अपनी कथात्मक रचनाओं में कहानी, उपन्यास, लघु कथा आदि और इसी प्रकार जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, इनमें भी हम देख सकते हैं कि नारी के सशक्तिकरण पर लगातार बल दिया जा रहा है। वस्तुतः हिंदी कथा साहित्य नारी की मानव रूप में प्रतिष्ठापना का कार्य करने लगा, यानी दैवी रूप से नारी केवल देवी नहीं है, पूज्य नहीं है, अपितु वो कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अपनी रचनात्मक भूमिका से अपनी पहचान बनाती है। हिंदी के कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण के बहुत से आयाम उद्घाटित हुए हैं। प्रेमचंद पूर्व से प्रेमचंद युग तक और प्रेमचंदोत्तर युग तक या स्वातंत्र्योत्तर युग तक अगर हम क्रमशः इस परिवर्तन को, इस विकास को देखें तो हिंदी कथा साहित्य नारी को सशक्त बनाने के लिए अनेक पक्षों पर ध्यान देता रहा है और समय सापेक्ष नए पक्ष भी, नए आयाम भी उसमें जुड़ते रहे हैं। नारी अस्मिता की तलाश, उसकी सार्थकता, उसके व्यक्तित्व में विकास और विकास में बाधक बनने वाले परंपरागत मूल्य या मान्यताएं, उनके प्रति विद्रोह, जीवन का द्वंद्व, स्वतंत्रता का बोध, अमानवीय अनाचारों के प्रति विद्रोह, समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, न जाने कितने ऐसे आयाम हैं, चाहे वो दलित विमर्श को लेकर, चाहे वो स्त्री विमर्श को लेकर, चाहे वो पर्यावरण विमर्श को लेकर, आदिवासी विमर्श को लेकर, बहुत से आयाम हैं जो इसमें जुड़ते चले गए। प्रेमचंद पूर्व युग के कई साहित्यकारों ने नारी की जस की तस स्थिति का वर्णन किया और कट्टर सनातनी परंपरा में अपनी आस्था भी व्यक्त की। जैसा युग था, जैसा समय था, जैसी सोच थी, उसके अनुकूल प्रेमचंद पूर्व के कथा साहित्य में हमें नारी का रूप स्वरूप दिखाई दिया। जबकि मध्यकाल में, भक्ति और रीतिकाल में तो नारी के सौंदर्य की चर्चा थी, नख से शिख तक वर्णन की चर्चा थी। लेकिन धीरे धीरे समय, स्थितियां, परिवेश, अपेक्षा, आवश्यकताएं बदलते चले गए और वो जो सनातनी परंपरा के आईने से नारी को देखने का एक प्रचलन था, उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आया। अपने कथा साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद पूर्व के रचनाकारों ने यह मान्यता प्रस्तुत की थी कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति भारतीय संस्कृति पर घातक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय नारी को उसके धर्म कर्म से च्युत करती है, पथभ्रष्ट कर देती है। तो उस समय पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। हम आधुनिक होना चाहते थे, लेकिन आधुनिकता के आयाम भी भारतीय परंपरा से जोड़कर हम उद्घाटित करना चाहते थे। लेकिन अनेक कथाकारों ने, साहित्यकारों ने, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ने अपने अनुदित उपन्यास पूर्व प्रकाश और चंद्रमा के माध्यम से अनमेल विवाह का विरोध कर नारी को सशक्त बनाने के लिए स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो स्त्री शिक्षा जो मध्यकाल में लगभग रुक गई थी, समाप्त प्राय थी, उसके कारण थे। स्त्री सुरक्षित नहीं थी और कोई भी माता पिता, परिवारजन स्त्री को असुरक्षित करके घर से, घर की बाउंड्री से बाहर निकालना नहीं चाहते थे। कुदृष्टि से बचाने के लिए और
राजा महाराजाओं की जो भोग वृत्ति थी उससे बचाने के लिए स्त्रियों को घरों में कैद कर दिया गया था, पर्दे में कैद कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे भारतेंदु युग में यह महसूस किया गया कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आह्वान किया जाए और अनमेल विवाह का विरोध किया जाए, नारी को सशक्त बनाया जाए, उसे शिक्षित किया जाए। जब वो शिक्षित होगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। इसलिए बाल बोधनी नामक पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यास मालती माधव व भुवन मोहिनी में नारी की स्थिति के सुधार पर अत्यधिक बल दिया और कहा, अपने देश के भाइयों से इस बात के लिए सविनय अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले कन्याओं के सुधार का प्रयत्न करें, क्योंकि सुकन्या समय पर सुगृहिणी होगी तो वही एक दिन सुमाता भी होगी और पुत्र सुपुत्र अवश्य ही होगा। तो एक स्त्री का, एक नारी का शिक्षित होना एक परिवार का शिक्षित होना है, और परिवार का शिक्षित होना समाज का शिक्षित होना है, और समाज का शिक्षित होना राष्ट्र का शिक्षित होना है। इसलिए बल दिया गया कि कन्याओं की स्थिति में सुधार किया जाए। वो चाहे अनमेल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे स्त्री शोषण के विरुद्ध स्वर हो, इसको बुलंद किया जाए और उसे एक सुकन्या, एक सुगृहिणी बनाने का प्रयत्न किया जाए। ये सब पक्ष हैं जिनको भारतेंदु युग में उद्घाटित किया जा रहा था। जन जन से मन के हर्ष, उल्लास और व्यथा को सजीवता से उकेरने वाले प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो परंपरा प्रारंभ की, वह आज के साहित्य में भी उतनी ही शक्ति से उद्घाटित है, दिखाई दे रही है, उसका अनुपालन किया जा रहा है। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, चाहे उनकी कहानियां हों और चाहे उनके उपन्यास हों, अनूदित हों या मौलिक हों। उन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से नारी की दुर्दशा को देखते हुए उस दुर्दशा से निकालने का जो संकल्प दोहराया, उसके लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, वो स्तुत्य है। नारी अस्मिता की तलाश और उसकी सार्थकता, इस पर भी हिंदी कथा साहित्य में चिंतन किया गया। नारी आत्मनिर्भर हो, भारतीय नारी को रोजगार मिले, मान सम्मान मिले, वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वह पराश्रित ना हो, वह पराधीन ना हो, उसे भी अपने जीवन, अपने भविष्य के विषय में सोचने के अवसर दिए जाएं। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, आय अर्जन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, उसे भी वो समान अवसर मिलें, इस दृष्टि से साहित्यकार चिंतित हुआ। इसलिए प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत से नए प्रयोग किए। समाज के मनोविज्ञान को पढ़ते हुए, नारी के मनोविज्ञान को पढ़ते हुए और भावी भविष्य के लिए उसकी रचनात्मक भूमिका का निर्धारण करते हुए प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण के नए आयामों को, नई दिशाओं को उकेरने का, उद्घाटित करने का स्तुत्य कार्य किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।